हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे भूल भुलैया 3 को और इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर आखिर में भी मूवी के बारे में बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत रक्तघाट में 200 साल पहले होती है, यानी कि 1824 में, और हम किसी को नाचते हुए देखते हैं आमी जे तुमार सॉन्ग पे। और तभी महाराजा एंड उसके आदमी आते हैं और उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं। राजा के कहने पे उसका एक आदमी उस लड़की को एक जगह पे बांध के उससे जला देता है और हमें पता चलता है कि वो मंजूलिका है। फिर अचानक से वो आग से बाहर आती है और वो मास्क को अपनी चेहरे पे लगाती है और उसी रात उस मास्क वाले आदमी को वो मार देती है। और फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पे हम रूहान को देखते हैं जो अब रू बाबा बन के घूम रहा है और उसके साथ उसके दोस्त टिल्लू भी है। और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि भूल भुलैया 2 से इस मूवी का कोई भी कनेक्शन नहीं है, बस मंजूलिका एंड रूहान ये दोनों यहाँ हैं। बाकी स्टोरी से लेकर हर चीज पूरा का पूरा डिफरेंट है, जैसे हर दूसरे बॉलीवुड मूवी की सेकंड पार्ट पे होता है। तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे रूहान एंड उसके दोस्त फ्रॉड हैं, रू बाबा बनके लोगों को ठगते हैं। जहाँ भूत भगाने का नाटक करके ये दोनों लोगों के बहुत से चीजों को दक्षिणा के रूप में ले जाते हैं, मतलब कि दोनों भूत नाम पे ढोंग करके लोगों को लूटते हैं। ऐसे ही एक दिन एक भूत से झूठे मूठे बात करने के दौरान वो दोनों पकड़े जाते हैं और भूत भगाने के लिए जिन लोगों ने इन्हें बुलाया था वो है तृप्ति, यानी कि मीना एंड उसके मामा जी। दरअसल मीना रक्तघाट के राजघराने से थी और उसे भूत भगाने के लिए एक ऐसे ही फ्रॉड बाबा की जरूरत थी। अब इन लोगों ने भूत से डरने के दौरान रूहान की वीडियो निकाल दिए थे और उसे ब्लैकमेल करने लगे। मीना उससे 1 करोड़ रुपए देने का वादा करती है। रूहान मान जाता है और मीना एंड उसके मामा के साथ रक्तघाट निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात ये होता है कि मीना राजघराने से होने के बावजूद वो लोग ट्रेन के जनरल क्लास में जा रहे थे और फिर रक्तघाट पहुँचने के बाद रूहान को वहाँ के लोग घूरे जा रहे थे। जब रूहान राजमहल पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि विजय राज जो अभी के राजा हैं वो और उनके फैमिली राजमहल में नहीं बल्कि राजमहल के तबेले में रहते हैं और वो लोग इतना गरीब होते हैं कि एक टूथपेस्ट को साल भर चलाने की बात कर रहे होते हैं और एक रोटी के लिए झगड़ने लगते हैं। और महाराज की अंगरक्षक फौलाद सिंह है जो कि हमेशा व्हीलचेयर पे ही रहता है और क्योंकि राजमहल में शायद मंजुलिका की आत्मा रहती है इसीलिए ये लोग तबेले में रहते हैं। तो ये सब देख के रूहान बोलता है कि इतनी गरीबी में मुझे 1 करोड़ रुपए तुम कहाँ से दोगे। तो मीना कहती है कि इन सब का जवाब तुम्हें आज रात को मिल जाएगा। रात को मीना और रूहान दोनों राजमहल के अंदर जाते हैं और उनकी मुलाकात राजपुरोहित से होता है। तो राजपुरोहित बताते हैं कि आज से करीब 200 साल पहले उस टाइम के राजघाट के जो राजा थे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मंजूलिका। मंजूलिका हर चीज में निपुण थी, चाहे वो नृत्य हो या फिर शस्त्र चलाना हो। इनफैक्ट उसकी निशाना कभी नहीं चुकती थी। फिर महाराज को अपनी दासी से भी एक पुत्र होता है जिसका वो नाम देते हैं देवेंद्रनाथ। मंजूलिका देवेंद्र से जलने लगी क्योंकि बड़े होने के बाद मंजूलिका को सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन होता है उल्टा, राजा सिंहासन दे देते हैं देवेंद्र को और देवेंद्रनाथ राजघाट का राजा बन जाता है। ऐसे में मंजूलिका अपने ही भाई को मार डालती है। तो राजा मंजूलिका को मृत्युदंड देने की आदेश देते हैं। मूवी की शुरुआत में जो जला के मारने का सीन था वो शायद मंजूलिका ही थी। शायद मंजूलिका मरने के बाद आत्मा बन के वापस आई और पहले उस मास्क वाले आदमी को मार दी, फिर राजा को मार दिया होगा। उसके बाद उस समय के राजपुरोहित महायज्ञ करवा के मंजूलिका को एक कमरे में बंद करवा दिए और उस पे भैरव कवच लगा दिया। लेकिन भैरव कवच मंजूलिका को कैद तो कर सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। मंजूलिका को कोई राजघराने से ही खत्म कर सकता है, वो भी दुर्गाष्टमी के दिन। और यहाँ देखने वाली बात ये है कि रूहान यानी कि रू बाबा की शक्ल हूबहू देवेंद्रनाथ से मिलता है और इसीलिए जब रूहान रक्तघाट आ रहा था तो यहाँ के लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे।
और राजपुरोहित के हिसाब से रूहान शायद देवेंद्र का पुनर्जन्म था जो कि मंजुलिका को खत्म करने आया था। इसे सुन के रूहान को बहुत अजीब लगता है और फिर महल में भी उसके साथ अजीब अजीब घटना घटती हैं, जिसके कारण वो डरने लगता है। तो मीना उसे पर्सनली बताती है कि उससे ये मंजुलिका के कहानियों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। और बात ऐसा है कि मंजुलिका की आत्मा वाली बात सुन के डर के मारे इस महल को कोई खरीद नहीं रहा है। तो अगर रूहान रू बाबा बन के दुर्गाष्टमी के दिन मंजुलिका को भगाने का ढोंग करेगा तो सबको भरोसा हो जाएगा कि मंजुलिका चली गई है और ये महल बिक जाएगा। फैक्ट, ये महल की कीमत 1000 करोड़ रुपए है और अगर ये महल बिक गई तो उसी 1000 करोड़ में से 1 करोड़ वो रू बाबा को दे देगी। बेसिकली इस गरीब राज परिवार के पास एक महल ही है जो कि 1000 करोड़ का है और इसे बेच के वो लोग अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। फिर पूरी फैमिली तवेले से निकल के राजमहल में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि अब देवेंद्र का पुनर्जन्म रू बाबा जो आ गए हैं। और गांव वाले भी रूहान का राज्याभिषेक करने लगे हैं क्योंकि देवेंद्र जब था इस राज्य का राजा था। तभी एंट्री होती है बड़े पंडित, छोटे पंडित और पंडिताइन की, जो ये बोलते हैं कि रूहान देवेंद्र का पुनर्जन्म नहीं है बल्कि एक फ्रॉड है। लेकिन रूहान उसी पुनर्जन्म की कथा को पंडितों पे लगा के एक झूठी कहानी बताता है और फिर रूहान उन तीनों को अपना काम करवाता है। फिर दुर्गा पूजा के टाइम मंजुलिका के पुतले को जब जलाते हैं तब महल के वो कमरा खुल जाता है जहाँ पे मंजुलिका कैद थी। लेकिन ऐसे कैसे होता है वो तो हमें नहीं बताया जाता। अगले दिन विद्या बालन का कैरेक्टर मल्लिका वहाँ पे आती है जो बताती है कि वो क्राउन हेरिटेज रेस्टोरेशन कंपनी से आई थी टू रिस्टोर दिस पैलेस। उनके कंपनी से पहले कौशिक नाम का बंदा आने वाला था लेकिन अब मल्लिका आई है उनके जगह क्योंकि कौशिक लॉन्ग छुट्टी पे है। मल्लिका के आते ही अजीब चीजें होने लगती है जैसे कि रूहान को सपने आती है। फिर एक दिन रात को रेडियो से मंजुलिका की आवाज आने लगी है और वो कह रही थी वो रूहान को मार डालेगी। और फिर एक दिन राजकुमार देवेंद्र के पेंटिंग पे आग लग जाती है वगैरह वगैरह। मल्लिका भी अजीब बिहेव कर रही थी जैसे कि चाकू से मक्खी गिराना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इतना अच्छा निशाना तो मंजुलिका ही लगा सकती थी। इन सब के बीच टिल्लू भी वहां आ गया था और आगे रूहान को बताता है कि उनका ट्रैवल वाला भंडा पकड़ा गया है और कोई एसीपी राठौड़ इनके पीछे पड़ा हुआ है। तो टिल्लू भी अब रूहान के साथ ही रहेगा और रूहान अभी महल से बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि बाहर एसीपी राठौड़ का खतरा है। उसी रात रूहान के साथ बहुत अजीब सी घटना होती है और मंजुलिका के कमरे से कोई बाहर आके रूहान को डराने लगती है। तो मल्लिका रूहान का हाथ पकड़ के कहीं ले जाती है तो पता चलता है कि ये डराने का काम और कोई नहीं बल्कि पंडिताइन कर रही थी। जी हाँ, जितने भी अब तक रूहान को डराने वाले काम थे वो बड़ा पंडित, छोटा पंडित और पंडिताइन मिलके कर रहे थे। वो पेंटिंग जलाना हो या फिर रेडियो पे रूहान को मारने वाला धमकी, यही लोग वो कर रहे थे। दरअसल ये तीनों हल्दी घाट से थे और तूफान आने की वजह से ये तीनों वहाँ से भाग आए और यहाँ आके ये लोग मंजुलिका के कमरे में रहने लगे। मंजुलिका जहाँ कैद थी वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और ये लोगों का प्लान था कि ये लोग जिंदगी भर वही रहेंगे। लेकिन रूहान आने के बाद इनका सच सामने ना आ जाए इसीलिए ये सब किया। लेकिन मल्लिका ने उनका भांडा फोड़ दिया और इसे ये भी लगने लगा कि महल में कोई भूत नहीं है। तो रूहान प्लान बनाता है कि दुर्गाष्टमी तक वो नहीं रुकेगा और कल ही ये कमरा खुल के मंजुलिका को भगाने की एक्टिंग करेगा और इसके लिए वो मल्लिका की हेल्प मांगती है। तो मल्लिका भी राजी हो जाती है और अगले दिन रूहान एक्टिंग करके मंजुलिका को भगाता है। इसमें अच्छे से रूहान का साथ देती है मल्लिका। ये बात राजपुरोहित तक पहुंच जाता है और राजपुरोहित ये सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन जो भी हो, भूत जाने के बाद अब लोग आएंगे राजमहल को खरीदने। लेकिन रेस्टोरेशन के टाइम एक दरवाजा टूट जाता है जहाँ पे एक सीक्रेट कमरा उन्हें मिलता है। वहाँ पे भी उस कमरे को लॉक करके भैरव कवच से बांधा गया था। तो राजपुरोहित कहते हैं कि जो भी हो जाए लेकिन ये कमरा दुर्गाष्टमी से पहले कभी मत खुलना। और तब तक इसके बारे में राजपुरोहित राज परिवार के बारे में रिसर्च करके आएंगे कि ये दरवाजा किस लिए है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर खरीदने वालों को या फिर गांव वालों को ये बात पता चलता है तो फिर से वही सिचुएशन आ जाता। तो रूहान राजा को भड़का के उस कमरे को खुलने के लिए मना लेता है। फिर क्या था, रूहान और राजा दोनों मिलके कमरे को खोल देते हैं और ऐसा करते ही कमरे से कौवे निकलते हैं और महल के ऊपर मंडराने लगते हैं। उस टाइम तक राजपुरोहित भी वहाँ पहुँच गए थे और कमरा खुल चुका है
ये बात सुन के वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि एक्चुअली में 200 साल पहले राजा के एक नहीं बल्कि दो बेटियां थी। एक का नाम था मंजुलिका और दूसरे का नाम था अंजुलिका। जी हाँ, और अंजुलिका भी कोई कम नहीं थी। और जब ये दूसरा कमरा भी खुल चुका है तो अब प्रलय आना तय है। इसी के पैरेलल में हम माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को महल की तरफ आते हुए देखते हैं। यहीं पे मूवी की इंटरवल हो जाती है। इंटरवल के बाद हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे महल के राज दरबार में मंजुलिका और अंजुलिका नृत्य कर रही थी। फिर नृत्य के बाद महाराज अनाउंस करते हैं कि उनके बाद उनका बेटा देवेंद्रनाथ उनके गद्दी संभालेगा। और ये सुन के मंजुलिका और अंजुलिका दोनों गुस्से से लाल हो जाते हैं। वैसे देवेंद्रनाथ की बीवी को भी यहाँ दिखाया जाता है, जिसका चेहरा मीना से मिलती जुलती थी, लेकिन वो मेन स्टोरी पे कुछ काम नहीं है, इसीलिए इसे जाने देते हैं। फिर माधुरी दीक्षित महल में आती है और खुद को सूर्यगढ़ की महारानी बताती है और महारानी मंदिरा ये महल को खरीदना चाहती हैं। फिर हम देखते हैं मंदिरा और मल्लिका के कैरेक्टर आमने सामने आते हैं और दोनों ही एक दूसरे के गला पकड़ लेते हैं, मानो जैसे दोनों अंजुलिका और मंजुलिका हो। इनफैक्ट इन दोनों के टकराने के वजह से कई सारे कौवे महल से टकरा के मारी जाती है, जिसको महल वाले भी विटनेस करते हैं। आगे कुछ असाधारण गतिविधि होता है, जैसे कि मंदिरा मंदिर नहीं जाती, उसे भगवान पे विश्वास नहीं। फिर मंदिरा और मल्लिका के बीच मेले में एक टग ऑफ वार होती है, जहाँ पे रस्सी ही टूट जाती है और कोई नहीं जीतता, मानो दोनों के पास इक्वल पावर हो। ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस था। और यहाँ एक और बात होती है, जहाँ पे रक्त घाट के करंट महाराजा लोगों को कौवा बिरयानी खिला देते हैं, जो कौवा मरे थे ना वही। और आगे कुछ फनी सीन्स भी होता है, जहाँ पे रूहान को बोला जाता है कि ये 1 करोड़ का चेक लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन रूहान लड़की की आवाज निकालता है, जो करंट महाराजा की बीवी थी उनकी। फिर यकीन दिला देता है कि वो चाहती है कि रूहान और मीना का विवाह हो जाए, और सब लोग मान भी जाते हैं और मीना भी मान जाती है, क्योंकि अब तक मीना भी रूहान को पसंद कर चुकी थी। इन सब के बीच पंडित फैमिली को मंजुलिका के एक पेंटिंग मिलती है, लेकिन मीना इसे देख पाए उससे पहले मल्लिका उस पे पेंट गिरा देती है, ताकि मीना मंजुलिका की तस्वीर को ना देख पाए। मीना उस तस्वीर को रिस्टोर करवाने शहर भेज देती है और एक सीन में एक ड्रेस मीना के मामा जी पे हमला करती है और हमें ये लगता है कि ये हमला मंदिरा ने ही किया है। अगले सीन में मंदिरा ये महल खरीदने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वो दुर्गाष्टमी के दिन ही डील क्लोज करेगी, क्योंकि वो शुभ दिन है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि मंदिरा तो भगवान पे विश्वास नहीं करती थी, तो वो दुर्गाष्टमी के दिन डील फाइनल करेगी, ऐसा क्यों बोली? दुर्गाष्टमी बस 2 दिन बाद ही थी, लेकिन राज परिवार यहाँ 2 दिन भी रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पे भूत अभी भी है। तो इसीलिए वो तुरंत महल को बेचना चाहते थे। तो इसी टाइम एक कैरेक्टर का एंट्री होता है, जिसका नाम होता है विकी खन्ना, और वो तुरंत महल को खरीदने के लिए राजी हो जाता है। तो महाराज मान जाते हैं और विकी खन्ना इस महल को रीडिजाइन करना चाहते था। इनफैक्ट वो अपने साथ महल के सिंहासन को भी ले जाना चाहा, अपनी ड्राइंग रूम में लगाने के लिए। लेकिन उस रात विकी खन्ना के कार पे वो मास्क वाला आत्मा हमला करता है और विकी खन्ना को मार डालता है, और वो सिंहासन भी अपने आप महल में आ जाता है। और चीजें तब बिगड़ती है जब मल्लिका मीना के ऊपर चिल्लाती है और सिंहासन को एक ही हाथ से उठा लेती है, और इसे देख के मीना बहुत डर जाती है। और जब मीना ये बात सबको बताने जाती है, तो बाहर मल्लिका सबके साथ बैठी हुई थी, तो फिर अंदर कौन थी? और फिर मंदिरा भी विकी खन्ना के मौत के बारे में सुन के बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि मुझे पता था ये डील नहीं हो सकती, और अपने डील को दुर्गाष्टमी के दिन ही क्लोज करेगी, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। इससे राज परिवार को ये पता चल गया था कि दोनों ही नॉर्मल नहीं है। रूहान और मीना को ये तक लगने लगा था कि इन दोनों में से ही कोई मंजुलिका है, लेकिन मंजुलिका है कौन, मल्लिका या फिर मंदिरा? और फिर अगले सीन में रूहान को सपना आता है कि मंदिरा और मल्लिका बहनों की तरह खेल रहे थे,
और दोनों ही अपने आप को मंजुलिका बता रही थी और वो मास्क वाला आत्मा भी उससे दिखता है और फिर डर के मारे वो उठ जाता है और देखता है मीना भी उसके साथ उसके बेड पे सो रही थी। तो रूहान जब मीना को उठाता है तो वो अजीब तरीके से हंस रही थी। इस पॉइंट पे रूहान को मीना पे भी शक हो गया था, इसीलिए वो महल छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं पंडित की फैमिली को विकी खन्ना का घोस्ट डराता है, जो कि उसी मास्क वाला भूत का ही एक भ्रम यानी कि छल होता है। रूहान और टिल्लू महल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर के वहीं पहुंच जा रहे थे और इसके बाद पंडित की फैमिली भी वही कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी इसमें फेल हो जाते हैं। इनफैक्ट इस भाग दौड़ में छोटा पंडित खाई में गिर जाता है। दुर्गाष्टमी को अब एक दिन ही बचा था। फिर राजपुरोहित एक दिव्य तेल लेके आते हैं और रिवील करते हैं कि उन्हें पहले से ही रोहन का सच पता है कि वो एक ढोंगी बाबा है, लेकिन राजपुरोहित को अपनी पूर्वजों की बात पे यकीन था कि राज परिवार में से ही कोई पुनर्जन्म लेगा और वही मंजुलिका को हमेशा के लिए खत्म करेगा। और पुराने समय की तरह राजपुरोहित यज्ञ करने की सोच रहे थे और इस दिव्य तेल से मंजुलिका को कैद करने की प्लान था और दुर्गाष्टमी के दिन ही वो पेंटिंग रिस्टोर हो जाएगा। फिर असली मंजुलिका कौन है ये भी पता चल जाएगा। कॉमेडी की बात ये होती है कि पंडित की फैमिली वो दिव्य तेल को अपनी बालों पे लगा लेती है ताकि चूहे मर जाएं। फिर मीना अपने आप को मारने की कोशिश करती है और जब रूहान उसे रोकता है तो वो बताती है कि मैं होश में नहीं थी और आखिरी बार मैं मंदिरा के साथ बैठी हुई थी। इस टाइम तक रूहान शॉक में चला गया था और दुर्गाष्टमी भी आ चुका था। तो रूहान जाता है मंदिरा के पास पूछने, लेकिन उसी टाइम मल्लिका वहाँ आती है और मंदिरा पे हमला करती है। मल्लिका एक भूतनी की तरह मंदिरा की बाल पकड़ते हुए खम्बे के ऊपर ले जाती है और उसे पटक के बोलती है आमी मंजुलिका। और इसके बाद रूहान पे भी हमला करता है, लेकिन रूहान उस दिव्य तेल से एक घेरा बना के उसपे आग लगा देता है। घेरे के अंदर मल्लिका को फंसा के वो बाहर आ जाता है। जब मल्लिका उस घेरे में फंसी हुई थी तब मंदिरा आती है और सभी पे हमला कर देती है और चिल्ला के बोलती है आमी मंजुलिका और सिंहासन पे बैठ जाती है। फिर मंदिरा राजपुरोहित पे भी हमला करती है और यहाँ छोटा पंडित बैंडेज वगैरह लगा के जवान की तरह एंट्री मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता और ऊपर से छोटा पंडित का याददाश्त भी चली गई होती है। तभी मीना के पास जो पेंटिंग रिस्टोरेशन के लिए गई थी उसकी फोटो आती है, जहाँ पे पता चलता है कि उस पेंटिंग में मल्लिका का फोटो है। तो क्या मल्लिका मंजुलिका है? अब इस पॉइंट पे सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल मंजुलिका कौन है। फिर उसी टाइम मल्लिका को होश आती है और वो बताती है कि उन दोनों में से कोई भी भूत नहीं है और जो भूत है वो सामने आए और अपनी असलियत बताए। और फिर हम मास्क वाले आत्मा को आते हुए देखते हैं और जब वो मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ ही था। जी हाँ, ये थी पूरी मूवी की ट्विस्ट, जहाँ पे हम जान पाते हैं कि पूरी मूवी में भूत देवेंद्र नाथ था, ना कि मंजुलिका। लेकिन ये सब हुआ कैसे? यहाँ से कहानी 200 साल पास्ट में जाती है, जहाँ पे राजा ने देवेंद्र नाथ को अगले राजा घोषित कर दिया था और ये बात सुन के अंजुलिका और मंजुलिका बहुत गुस्सा हो जाती हैं और चाकू लेकर देवेंद्र नाथ को मारने जाती हैं। लेकिन वो देखते हैं कि देवेंद्र नाथ तो लड़कियों की तरह श्रृंगार करके आमी जे तुमार गा रहा था, यानी कि वो लड़के के शरीर में लड़की थी, यानी कि आप समझ लो। और ये बात वो आज तक दुनिया से छुपाया हुआ था और उसे राजा बनने की कोई इच्छा भी नहीं थी। और ये बात जब दोनों बहनों को पता चलता है तो दोनों मिलकर झूठे वादे करते हैं कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे और उसे ये बोलते हैं कि तुम डांस करो, हम दोनों बहनें गाना गाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर देवेंद्र नाथ श्रृंगार करके नाचने लगता है और इसी टाइम मंजुलिका राजा को लेकर आती है। देखिए, आप जिसे सिंहासन पे बिठाए हैं वो तो मर्द है ही नहीं। पुराने जमाने में ये शर्म की बात थी और ये बात सबको पता चल गया था। तो राजा हुक्म करते हैं कि देवेंद्र नाथ को मृत्यु दंड दिया जाए, यानी कि हमने जिससे मूवी की स्टार्टिंग में जलते हुए देखते हैं वो मंजुलिका या अंजुलिका नहीं थी बल्कि देवेंद्र नाथ था। और महाराज यहाँ दोनों बहनों को भी राज्य बहिष्कार का सजा देती हैं, क्योंकि दोनों बहनें ये पर्सनली भी आके महाराज को बता सकती थी, लेकिन सिंहासन के लालच में आके दोनों ने सबके सामने ये बात लाए।
महाराज के हिसाब से उनके तीनों बच्चों में से सिंहासन के लायक कोई भी नहीं है। और एक झूठी कहानी फैलाई गई कि मंजुलिका सिंहासन के लालच में आकर देवेंद्र नाथ को मार दिया, इसीलिए मंजुलिका को जला दिया गया और अंजुलिका का नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। इसलिए ये पूरी सच किसी को भी पता नहीं था और देवेंद्र भूत बन के महाराजन सभी को मारने लगा। तो राजपुरोहित की पूर्वजों ने यज्ञ करवा के देवेंद्र नाथ की भूत को कैद कर दिए थे और भैरव कवच लगा दिए थे। इसके बाद हमें पूरा सच पता चलता है कि जो नीचे वाला कमरा था वही असली कमरा था जहाँ पे देवेंद्र कैद था और उस कमरे को खोलने के बाद ही देवेंद्र आजाद हुआ और जो ऊपर वाला कमरा था वो तो एक रेप्लिका यानी कि डुप्लीकेट था, ताकि लोगों को मंजुलिका की कहानी सुना के डराया जा सके और लोग भी यकीन करें कि मंजुलिका वही कैद है। दूसरा कमरा खुलने के बाद ही मीना का पोजेस होना, विकी खन्ना का मरना, मल्लिका का थ्रोन उठाना या फिर पेंटिंग के ऊपर पेंट गिराना, मल्लिका और मंदिरा एक दूसरे की गर्दन पकड़ना, ये सब देवेंद्र नाथ अपनी ताकत से करवा रहा था। एक्चुअली खेल ये है कि मल्लिका और मंदिरा दोनों ही नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ है ये भी सच है। ये दोनों पिछले जन्म में मंजुलिका और अंजुलिका थी और बाकी रहा रूहान, वो किसी का पुनर्जन्म नहीं है, बस उसका शकल मिलता है राजकुमार से। देवेंद्र तो उस कमरे से निकलते ही मल्लिका और मंदिरा को मार सकता था, लेकिन वो इन दोनों के साथ खेलना चाहता था। वो इन दोनों को आसान मौत देना नहीं चाहता था, वो दुर्गाष्टमी के दिन ही उन दोनों को मारने वाला था। देवेंद्र का प्लान ये था कि रूहान के हाथों वो दोनों को मरवा देगा, लेकिन प्लान तो फ्लॉप हो गया और उसका सच बाहर आ गया। तो अब वो सभी लोगों को यहाँ जला के मार देगा। के बाद देवेंद्र चारों तरफ आग लगा देता है और खुद नाचने लगता है और वो दिव्य तेल की बोतल को तोड़ देता है, लेकिन नाचते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ये दिव्य तेल गिरा था। ऐसे में देवेंद्र दिव्य शक्ति में फंस चुका था और इसी टाइम पे मंदिरा और मल्लिका के पास चांस था वो देवेंद्र को खत्म करके उसकी आत्मा को मुक्ति दे दें, लेकिन मंदिरा और मल्लिका ऐसा नहीं करती और कहती हैं कि उनका पुनर्जन्म वही सेम मिस्टेक को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हुआ है। वो कहते हैं कि देवेंद्र चाहे तो उन दोनों को मार के उसका बदला ले सकता है, लेकिन वो बाकियों को छोड़ दे। देवेंद्र 200 साल पहले एक औरत होके भी एक आदमी के शरीर में कैद था, फिर 200 साल तक कैद था और अब इसके साथ और अन्याय नहीं होना चाहिए। पुनर्जन्म बहनों के ये बात सुन के देवेंद्र इमोशनल हो जाता है। वैसे भी उससे वो सिंहासन चाहिए ही नहीं था, उसे तो बस नृत्य करना था और अपनी बहनों का प्यार चाहिए था, और जब उसे वो मिल चुका है वो खुश हो जाता है और उसके खुशी के आंसू गिरने लगते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फाइनली देवेंद्र का आत्मा चला गया और राजघर आने के बाद सच हुआ कि राज परिवार में से ही कोई इस श्राप को खत्म करेगा। रूहान राज परिवार से नहीं था, बल्कि ये सब मल्लिका एंड मंदिरा मिलके खत्म किए, क्योंकि वो दोनों मंजुलिका और अंजुलिका का पुनर्जन्म थे। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि मल्लिका एक नॉर्मल इंसान थी, जहाँ पे उसे बचपन से ही इसी महल की सपने आती थी, इसीलिए वो महलों का रिस्टोरेशन का काम शुरू किया और आगे इसी महल का रिस्टोरेशन का काम मिला। और जो ओरिजिनली कौशिक जिसको ये काम मिला था वो गोवा चले गए लॉन्ग छुट्टी पे, इसीलिए मल्लिका को ये काम मिला। और मंदिरा भी नॉर्मल इंसान ही थी, वो ऐसी भी राठौड़ थी जो कि रूहान को पकड़ने आई थी रू बाबा के फ्रॉड के कारण, इसीलिए वो मंदिरा बन के आई थी। लेकिन विधि का विधान ऐसा हुआ कि दोनों पुनर्जन्म निकली और देवेंद्र की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति करवाए और इसी के साथ फाइनली मूवी की एंड हो जाती है। और मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स ठीक ठाक है, VFX बिलो एवरेज है और स्टोरी का क्या कहना, बस भूल भुलैया के नाम पे पैसे छाप रहे हैं मेकर्स लोग। अगर ये स्टैंड एलोन फिल्म होता तो ज्यादा अच्छा लगता रादर देन भूल भुलैया की एक सीक्वल के तौर पे। तो मैं यहाँ पे भूल भुलैया 3 मूवी को दूंगी 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। और जिन लोगों ने मूवी को देख लिया है कमेंट में बताना मूवी कैसा था, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा कोई बात नहीं, आप लोग कुछ मेजर मिस नहीं कर रहे हैं, OTT पे आने दो तब देख लेना। इसी नोट पे वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।